हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी व्याकरण के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ आंसर, वो भी एक ही वीडियो में। सही सुना आपने। देखिए, हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी में 15 नंबर क्लियर करेंगे, क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट है कि हम हिंदी में 100 में 99 या फिर 100 में 100 लेकर आएंगे। और इसके लिए आपको वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे आपकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपको आपकी जो धड़कनें बढ़ रही हैं वो थोड़ा कंट्रोल हो सके। क्योंकि हिंदी में तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो भी क्लासेस में देता हूं ध्यान से देखोगे आप 100 में 100 लेकर आओगे। आज का ये वीडियो हिंदी व्याकरण पर होगा, यानी कि हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं सबको हम एक वीडियो में पढ़ेंगे। पूरे हिंदी व्याकरण के बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न एक वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया भैया, तो इससे बाहर 22 फरवरी को कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, जो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर नया टॉपिक है कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमें 5 में 5 नंबर मिले, उसको पढ़ेंगे। शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है हिंदी व्याकरण में वो मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। आप लोग खंड खा, आपको पता होगा कि हिंदी के पेपर में जो आपका खंड खा होता है उसी में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस होते हैं। खंड खा में आपका संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश रहेगा, उसके बाद में ये आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। यानी कि पहले आपका ये टॉपिक रहेगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, आप लोग कहेंगे सर ये संस्कृत गद्यांश पद्यांश कब पढ़ाएंगे? देखिए, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, क्लासेज मैंने बहुत सारे मैराथन क्लासेज आपको दिए हैं, उसको जाकर देखो, आपका सब कुछ कवर होगा। सर्च करो यूट्यूब पे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में क्या होता है, देखिए इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है खून का प्यासा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसका मीनिंग लिखकर वाक्य प्रयोग आपको करना होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर तो क्वेश्चन देगा, तो ऐसे लिखा रहेगा खून का प्यासा, तो आपको अर्थ लिखना है जानी दुश्मन। खून का प्यासा का मतलब जानी दुश्मन। वाक्य प्रयोग लिखेंगे राम और रहीम आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। तो देखिए, जो खून का प्यासा है वो इस वाक्य में आ चुका है, देखो ये इस वाक्य में आ चुका है, तो ये वाक्य प्रयोग आपका बिल्कुल सही होगा। यानी कि जो क्वेश्चन है वो आपका वाक्य में आ जाएगा, तभी उस वाक्य प्रयोग को सही माना जाएगा। 2 नंबर आपका कंप्लीट। ठीक है, तो खून का प्यासा यानी कि जानी दुश्मन, राम और रहीम आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है आप राम और रहीम ही लिखें, मोहन और रोहन एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं, मतलब आपका क्वेश्चन वाक्य में आना चाहिए, आप किसी भी वाक्य को लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, घोड़े बेचकर सोना, ये वाला तो आपने भी शायद सुना होगा। इसका मतलब होता है निश्चिंत होना। घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होना, इसका मीनिंग होता है। वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे तुम तो अब लड़की की शादी करके आराम से घोड़े बेचकर सो जाओ। ठीक है, मतलब लड़की की शादी हो ही गई है भैया। ठीक है, तो घोड़े बेचकर सो जाओ, आराम करो, एकदम निश्चिंत हो जाओ। ठीक, जितना भी आपके अंदर थकावट है, मेहनत किया है, वो सारी चीजें अब दूर हो जाएंगी। तो ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। तीसरा है पानी पानी होना, इसका मतलब पानी वाला डांस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है लज्जित होना। ठीक है, मतलब बेइज्जत होना या लज्जित होना। वाक्य प्रयोग देखिए, मेहमान के सम्मुख अपने नौकर के प्रति पुत्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर पिता पानी पानी हो गया। ठीक है, मतलब मेहमान के सम्मुख अपने नौकर के प्रति पुत्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर जो पिताजी हैं वो लज्जित हो गए, यानी कि पानी पानी हो गए। ठीक है, तो ये आपका होगा वाक्य प्रयोग। देखिए, मैंने आपको 3 मुहावरे बताए आपको, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वैसे ये टॉपिक बहुत इजी होता है, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कोई एक आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। कितना इजी है आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपठित गद्यांश, जो कि 5 नंबर का आता है। इसमें आपको करना क्या होता है, एक गद्यांश दिया जाएगा जो कि आपके हिंदी के किसी भी चैप्टर में नहीं होगा, ये अलग से दिया जाता है। आपठित गद्यांश का मतलब जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, मतलब ये गद्यांश आपके चैप्टर में नहीं दिया रहेगा, आपको गद्यांश दिया जाएगा इसमें आपठित गद्यांश में, और इसके नीचे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे इसी गद्यांश से रिलेटेड, और आपको उसका आंसर देना होगा। ठीक है, आप गद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। ये वाला मैं पहले भी आपको बता चुका हूं गद्यांश। देखो, बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय है, मतलब बंगाल की जो धरती है उसका वर्णन किया गया है। इसके मनोहर और उन्मुक्त सौंदर्य को प्रतिभाशाली रचनाकार अपने गीतों, निबंधों और कविताओं में बांधने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसके मायावी और लोकोत्तर आकर्षक का ब्रंच मात्र ही वे रूपायित करने में सफल हो पाए हैं। एक एक लाइन को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, अविभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भीतर जो है हलचल पैदा कर सकता है। चांदी सी चमकती मीलों लंबी नहरों और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। हरे भरे खेतों में पके दोनों की लहलहाती सुनहरी फसल, हवा में फुसफुसाते लंबे ताड़ के वृक्ष और साल की पत्तियों की बहती हुई मंद मंद हवा, कंचनजंगा के उत्तुंग शिखर, सुंदरवन के घने जंगल, दीघा के सुंदर रेतीले समुद्र तट और उत्तर बंगाल के हरे भरे चाय के बागान आंखों में रचे बसे रहते हैं। मतलब यहाँ पे बंगाल की जो धरती है उसका वर्णन किया गया। जैसे आप लोग किसी भी राज्य में चले जाएं, जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम उत्तर प्रदेश की किसी जगह पे जाएंगे जहाँ हरियाली है, तो हमें भी बहुत अच्छी दिखेगी वहाँ का जो लोकेशन है। ठीक है, आगे भी है इसी गद्यांश में, ध्यान से पढ़िएगा। अभी 5 क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। देखिए, प्राकृतिक घटाओं से भरी पूरी ये धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। जो हमारी धरती है ये लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है, हमेशा इंस्पायर्ड करती रही है। इस अनोखे वरदान के केवल वही पात्र हैं जिन्हें इस धरती पर पैदा होने का सौभाग्य मिला है। मतलब धरती पर जो पैदा होगा भाई, वही तो इस अनोखे वरदान का पात्र होगा, वही तो इस दुनिया की जो सौंदर्य है उसको देख पाएगा। जो पैदा ही नहीं वो कैसे देखेगा। ठीक है, अथवा वे हैं जो अविभाजित बंगाल में रह चुके हैं। देखिए, इतना बड़ा या इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इतना बड़ा आपको गद्यांश दिया जाएगा। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे उसी गद्यांश से रिलेटेड, आपको उसका आंसर देना होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। कौन भर देते हैं? ठीक है, तो ये अभी मैंने उसमें बताया था कि किसी संवेदनशील मन को कौन भर देते हैं? अपूर्व आनंद से। ठीक है, सब देखिए, फर्स्ट है नदियों, नहरों और खेतों के चित्र। ठीक है, दूसरा है नदियों, समुद्रों और हीरे पन्ने के दृश्य। तीसरा है चांदी की चमक और पन्नों की हरियाली, और चौथा है फसलों और पेड़ों के मिले जुले दृश्य। तो भैया किसी संवेदनशील मन को जो अपूर्व आनंद से भर देते हैं वो हैं नदियों, नहरों और खेतों के चित्र। देखिए, यहाँ पे बंगाल में जो नदियां, नहरें और खेतें हैं उसका मेनली वर्णन किया गया है, तो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अविभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भर देता है। ठीक है, चांदी सी चमकती मीलों लंबी नहरों और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों, ठीक है, के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। तो नदियों, नहरों और खेतों के चित्र ही तो किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। लिख दो, टिक कर दो फर्स्ट वाले को। ठीक, दूसरा नेक्स्ट है, लेखक की दृष्टि से बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है। मतलब लेखक की दृष्टि से जो बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य है वो कैसा नहीं है पूछा जा रहा है। 3 तो होंगे लेकिन एक नहीं होगा। देखिए, अविस्मरणीय, तो बंगाल की धरती का जो सौंदर्य है वो अविस्मरणीय है। देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में मायावी, ये मायावी भी है। ठीक है, उसी में हमने पढ़ा है। और उसके बाद में आकर्षक, भाई आकर्षक तो काफी ज्यादा है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आकर्षण लिखा हुआ भी है। ठीक, लेकिन जो असामान्य है ये नहीं है। मतलब ये तीनों हैं। हमारे बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय भी है, मायावी भी है, आकर्षक भी है, लेकिन वो असामान्य नहीं है। ठीक है, वो ऑर्डिनरी नहीं है।
तो ये आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन राइट। ऐसे एक एक नंबर हम क्लियर करते चल रहे हैं। आपको तो लिखना होगा, ये सारी चीजें मैंने लिखा, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखना है 1 2 3 4 5 करके, जैसे इसमें लिखा हुआ है। देखिए 1 का कौन सा सही है, नदियों 1 का फर्स्ट सही है, सेकंड का चौथा सही है, थर्ड का दूसरा सही है, ऐसे ऐसे आपको लिखना है। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है। इस गद्यांश के आधार पर इसमें से कौन सा जोड़ा है जो बिल्कुल सही बैठता है। देखो फर्स्ट है फसल घनी, सेकंड है समुद्र तट रेतीले, ठीक है, और थर्ड है कंचनजंगा मंद हवा, और फोर्थ आपका है चाय बागान सुनहरे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समुद्र तट रेतीले। ठीक है, वो इसी कहीं में दिया होगा, समुद्र तट रेतीले। ठीक है, ये देखिए समुद्र तट, ठीक, सुंदर रेतीले समुद्र तट और उत्तर बंगाल के हरे भरे चाय के बागान आंखों में रचे बसे। तो इस गद्यांश के आधार पर ये दूसरा वाला बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऐसे चौथा देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए। ऐसे दिया रहेगा, एक कथन दिया रहेगा, एक कारण दिया रहेगा। देखिए कथन और कारण, इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है, क्या पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, ऐसे बताना होगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है। कथन देखिए क्या है, ये धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। तो ये तो भाई बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा है कि जो ये हमारी धरती है वो देखिए कवियों, देखिए यहाँ पे लिखा है ये धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कारण है, ये धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। क्या ये सही है या नहीं सही है? ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है शायद। तो देखिए फर्स्ट है, कथन और कारण दोनों असत्य हैं। देखिए भाई दोनों गलत नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। हाँ, ये वाला ऑप्शन शायद आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। क्योंकि हमारे जो बंगाल, कथन और कारण क्या थे वो भी मैंने अभी आपको दिखाया। देखिए उसमें, इसमें नहीं लिखा था तो मैंने नेक्स्ट पेज में कर दिया था। कथन है कि ये धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही, बिल्कुल सही है। और कारण क्या है, ये धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है, दोनों सही है, तो दोनों सत्य हैं। और तीसरा ऑप्शन है, कथन सत्य और पर कारण असत्य है। चौथा है, कथन असत्य पर कारण सत्य है। तो इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि दूसरे और तीसरे में से एक होगा। ठीक है, क्योंकि पहला कथन तो सत्य है, तो भाई इसका दूसरा सही है। पांचवा, इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? फर्स्ट है, बंगाल के जादू को बताना। भाई इसमें जादू कहीं बताया गया है? अभी हमने पूरा पढ़ लिया, कहीं आपको जादू दिखा? अरे मैजिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पढ़ाई हो रही है। दूसरा, अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य। तीसरा, बंगाल में बिताए दिनों की याद। चौथा, प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। भाई अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य इसमें बताया गया है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो यही पूछा गया कि इसका केंद्रीय विषय क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल सब्जेक्ट, इसका क्या है, तो आपको डायरेक्टली लिख देना है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा हो गया। इस तरह से पांचों क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये भी आता है एग्जाम में, शब्द युग्म, मतलब दो शब्दों का जोड़ा। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट है पंथ पथ। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस पा के ऊपर बिंदी है अंक की, ठीक है, और यहाँ पे केवल पथ है। बताइए कौन सा सही होगा? इसका अर्थ, सही अर्थ बताना है। जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। का है पथिक और रास्ता, खा है संप्रदाय और मार्ग, गा है चलना और बैठने, ठीक है, घा है मार्ग और कार्य। तो इसका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब पंथ का मतलब होता है संप्रदाय और पथ का मतलब होता है मार्ग। ये तो सबको पता है, पथ का रास्ता। ठीक है, गलत पथ पर मत चलो भैया। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यही आपको चूज करना होता है कि व्हाट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। दूसरा, सुत सूत, इसका सही आंसर क्या होगा? सुत सूत। का है पुत्र और पिता, खा है पुत्र और सारथी, गा है पुत्र और माता, और घा है पुत्र और पत्नी। तो भाई खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पुत्र और सारथी। सुत का मतलब होता है पुत्र, ठीक है, और सूत का मतलब होता है सारथी। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा देखो, पुरुष परुष, इसका सही आंसर क्या होगा? पुरुष परुष। बताइए, तो पुरुष का मतलब तो सबको पता है भाई क्या होता है, पुरुष का मतलब पुरुष होता है। ठीक है, बट परुष का मतलब क्या होता है ये आपको जानना है।
का है नर और नारी, खा है आदमी और फरसा, गा है पुरुष और पैसा, घा है आदमी और कठोर। भैया गा वाला ऑप्शन सही होगा, पुरुष और पैसा। पुरुष का मतलब होता है पुरुष और परुष का मतलब होता है पैसा। ठीक है, पैसा पैसा करती है, तो पैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, बिना इसके कुछ नहीं है। तो गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सही मीनिंग चूज करके लिखना होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो पहले है उसका पहले मीनिंग लिखेंगे और जो बाद में उसका मीनिंग हम बाद में लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अनेकार्थी शब्द। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप छोटे से, थोड़ा सा पर्यायवाची शब्द पढ़ा था आपने, वही अनेकार्थी शब्द, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, वही आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे देखो वन, वन को हम जंगल भी बोलते हैं भाई, वन बोलिए, जंगल बोलिए। ठीक है, तो जंगल भी बोलते हैं। इनको हम जल भी बोलते हैं, जल भी लिख सकते हैं। समूह भी लिख सकते हैं, समूह। ठीक है, काष्ठ भी लिख सकते हैं, काष्ठ। ठीक है, तो इतने नामों से एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, वही मैंने लिख दिया, यही है अनेकार्थी शब्द। दूसरा संज्ञा, संज्ञा को आप नाम भी बोलते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चेतना भी कहते हैं, चेतना। ज्ञान जो आपके अंदर कूट कूट के भरा है शायद। ठीक है, बुद्धि जो आपके अंदर होगी ही होगी। ठीक है, कहाँ है वो, उसको जागृत कीजिए। संकेत आप लिख सकते हैं। ठीक है, सूर्य की पत्नी लिख सकते हैं, तो इतना नाम इसका है, ऐसे लिख सकते हैं, सूर्य की पत्नी। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो संज्ञा को हम नाम, चेतना, ज्ञान, बुद्धि, संकेत, सूर्य की पत्नी, इन नामों से जानते हैं। तीसरा हरि, हरि को हम सूर्य भी बोलते हैं। ठीक है, कृष्ण जी को भी हरि बोलते हैं, तो कृष्ण भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल में आएगा तो भी आप आसानी से लिख देंगे। इंद्र भी लिख सकते हैं, सिंह लिखते हैं, सिंह। सर्प लिखते हैं, सांप सुना होगा। विष्णु जी को भी हरि बोलते हैं, मतलब कई नाम है। बाय द वे आपको लिखना तो दो ही होगा, हमने आपको 6-6, 5-5, 4-4 नाम बता दिए, क्योंकि एक्स्ट्रा जाने रहोगे तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे एग्जाम में जाकर और अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाओगे, फुल मार्क्स लेकर आओगे। अब जितना ज्यादा जानकारी रहेगी उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा। कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द चूज करना। जैसे देखिए फर्स्ट है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वैसे हिंदी में होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। टेंशन मत लीजिए, हिंदी में भी इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। इंग्लिश में आइडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या होगा, सिनोनिम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें लगभग उसी तरह है। जैसे शब्द युग्म है तो उसमें होमोफोन्स हो गया। ठीक है, ऐसे से देखिए फर्स्ट है जिसका वर्णन ना हो सके उसको हम लोग बोलते हैं अवर्णनीय। अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना हो सके उसको अवर्णनीय बोलते हैं। दूसरा, उपकार को ना मानने वाला, जो उपकार को नहीं मानता हो उसको हम लोग बोलते हैं कृतघ्न। उपकार को ना मानने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कृतघ्न। ठीक है, समझ में आया। मतलब ये अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द लिखना होता है। तीसरा, चित्र बनाने वाला व्यक्ति, अगर आप चित्र अच्छा बना लेते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, चित्रकार ही तो बोला जाएगा। ठीक है, चित्रकार, आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं। जैसे हम अच्छा पढ़ाते हैं तो हम टीचर होंगे। ठीक है, आप अच्छा बोलते हैं, कानून के बारे में जानते हैं, आप वकील होंगे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो ये आपका हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, वाक्य संशोधन। ये क्या होता है जानना जरूरी है। देखो वाक्य संशोधन का मतलब, वाक्य आपको दिया गया है उसमें गलती भी दी जाएगी। ठीक है, वाक्य के साथ गलती फ्री, तो उसी को आपको सही करके लिखना होगा। कुछ गलती होगा, देखो तुम बच्चों को कहानी सुनाया कर। भाई देखिए जबरदस्ती वाली बात कर रही है, तुम बच्चों को कहानी सुनाया कर, ऐसा नहीं होगा। तुम बच्चों को कहानी सुनाया करो, सिर्फ का और रा के ऊपर ओ का मात्रा लगा देना है, बस ये सही हो जाएगा। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा भैया कि गलती क्या है। तुम बच्चों को कहानी सुनाया करो, तुम बच्चों को कहानी सुनाया करो। ठीक है, कर की जगह पर करो कर दो, काम खत्म। नेक्स्ट, सभी छात्रों में रमेश बहुत श्रेष्ठ है। देखिए भैया श्रेष्ठ जो है वो खुद में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, बहुत लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको सिर्फ बहुत हटा देना है, यहां पे लिख देना है सभी
छात्रों में रमेश, ये सब इजी टॉपिक्स होते हैं। मैंने बताया हिंदी में टेंशन मत लो, रमेश श्रेष्ठ है। हिंदी में टेंशन मत लो, 100 में 100 हम दिलवा कर रहेंगे। बस हमारे साथ अच्छे से तैयारी करना है आपको। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ यही नहीं, मैंने पूरे हिंदी का मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। मतलब पूरा हिंदी एक ही वीडियो में मैंने प्रोवाइड कराया है। नहीं देख रहे हो, गलती आप ही की है, ठीक है। सर्च करके सब कुछ देख लो। अगर पूरा क्लासेज आपने ज्वाइन कर लिया, आपको 99 या 100 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। नेक्स्ट, शीघ्र ही युद्ध चलने की संभावना है। भाई युद्ध चलेगा, अगर ट्रेन होता तो शीघ्र ही ट्रेन चलने की संभावना है, तब तो ठीक होता। युद्ध जो है वो होने की संभावना है, चलने की जगह पर होने कर दीजिए, तो ये हो जाएगा शीघ्र ही युद्ध होने की संभावना है, ठीक है। शीघ्र ही युद्ध होने की संभावना है, इस तरह से ये आपका रहेगा। और देखिए जो हिंदी व्याकरण है उसमें इतने ही टॉपिक हैं। अब इसके बाद आपका रस छंद अलंकार आएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रस छंद अलंकार पूरा एक ही वीडियो में सर्च कर लो। उसके बाद में निबंध और वो सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हिंदी व्याकरण का आज का क्लास था। देखिए छोटा सा क्लास था, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। देखने में छोटा लगे, करेगा हो गंभीर, ठीक है। तो क्लास 12 हिंदी व्याकरण के मैंने ज्यादातर क्वेश्चन आपको बताया। एक एक टॉपिक के 3-3 क्वेश्चन। आप पठित गद्यांश कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। मतलब इस तरह से आपको रेगुलर अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें आ जाएंगी और आप हिंदी में तो 99 100 लेकर आएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहें, बस सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता रहें। तो इस वीडियो को, आज की क्लास जो है वो यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।